नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली सिविल इंजीनियरिंग में। आज हम बात करने आ रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड की। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो बच्चों को शुरुआत में बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, तो उसको हम एक बार आज अच्छे से समझ लेते हैं, कभी उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो डब्ल्यूएसएम पढ़ते हैं तो हमको जो स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेस डायग्राम मिलता है वो लीनियर मिलता है, तो उतना कंफ्यूजन नहीं होता है। और उसमें हमको जैसे इसमें स्ट्रेस डायग्राम जब आप बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, जिसमें कुछ एक पार्ट होता है रेक्टेंगुलर और दूसरा पार्ट आपको दिखता है पैराबोलिक। ठीक है, तो दोनों एरिया, अब जैसे उसमें हम बात करते हैं कि एरिया से इंटू कर देते हैं। अब इसमें पैराबोलिक से मिलता है, रेक्टेंगल अलग मिल रहा है, उसमें क्या एक ट्रायंगल मिल जाता है, तो सॉल्व करना काफी आसान रहता है क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू इंटू बी कर लेते हैं। जैसे ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो आसान रहता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कैसे इसमें वैल्यूज जो आ रही कहाँ से आ रही है। जैसे हमको एक फोर्स मिल जाता है, सी फोर्स की वैल्यू 0.36 सी के एक्स क्यूब। अब ये सब मिल जा रहा है, कैसे मिल जा रहा है एक बार इसको समझ लेते हैं तो कभी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे चीजें, लेकिन आपको एक बार कॉन्सेप्ट जो क्लियर रहेगा दोबारा भूलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लिमिट स्टेट मेथड शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे बैलेंस सेक्शन, जिसमें बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, जब हमारा जो बीम सेक्शन है, मान लीजिए सेक्शन है जिसमें जो टॉप लेयर है कंप्रेशन, क्योंकि क्या होता है बीम जब बेंड होती है इसका जो टॉप लेयर होता है वो कंप्रेशन में आ जाता है, दबाव में, और निचला पार्ट जो होता है वो टेंशन में आता है, खिंचाव होता है उसमें। और क्योंकि ऊपर कंप्रेशन हो रहा है नीचे टेंशन हो रहा है, तो ये इसका मतलब कहीं इंटरचेंज, मतलब कहीं ये चेंज हो रहा है, अपना नेचर चेंज कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कंप्रेशन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मान लीजिए क्या, सबसे ज्यादा कंप्रेशन टॉप लेयर पे होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है कम होता है, फिर उसके बाद वो चेंज कर लेता है अपना नेचर, टेंशन में जाने लगता है। यहाँ टेंशन जीरो, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम। यहाँ से आपको एक स्ट्रेन डायग्राम मिल जाता है। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन में क्या है कि टॉप लेयर अपने लिमिट में पहुंच गई कि अब इससे ज्यादा लोड नहीं लेगा, और रेनफोर्समेंट क्योंकि टेंशन में, ये न्यूट्रल एक्सिस है, मान लीजिए ये न्यूट्रल एक्सिस है जहां से चेंज हो रहा है नेचर, इसके नीचे हम मान के चलते हैं, हमारा एजम्पशन है कि नीचे जो आ रहा है, क्या टेंशन आ रहा है, वो सारा रेनफोर्समेंट बियर करेगा। इसके नीचे जो कॉन्क्रीट है उसको हम मान के नहीं चलते कि वो टेंशन में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको बियर करने में। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा रेनफोर्समेंट है, वो पूरा टेंशन लेगा। तो उस कंडीशन में बैलेंस सेक्शन में क्या रहा है कि टॉप लेयर जो है कंप्रेशन में वो अपने लिमिट पे पहुंच गई है, और टेंशन में रेनफोर्समेंट अपने लिमिट पे पहुंच गई है। तो जब लिमिट पे पहुंच गई तो हमारा आईएस कोड हमको एक एजम्पशन देता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन जो होगा वो कितना होगा, 0.0035। ठीक है, और जब ये फेलियर होने वाला है तो किसी भी कंडीशन में जो स्ट्रेन स्टील में वो कम नहीं होना चाहिए, किससे, कितना तो हो जाना चाहिए। ठीक, 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.00। ठीक, मतलब इसका मतलब क्या है कि जब भी फेल कर रहा है लिमिट स्टेट मेथड में, जब भी हमारा स्ट्रक्चर फेल कर रहा है, सेक्शन फेल कर रहा है, तो रेनफोर्समेंट में स्टील में जो स्ट्रेन होगा वो इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि जब फेलियर हो रहा है तो हमारा स्टील भी फेल हो रहा है साथ में, या पहले फेल हो जा रहा है। इससे क्या होता है कि एक डक्टाइल फेलियर मिलता है, सडन फेलियर देखने को नहीं मिलता है। सडन फेलियर में क्या दिक्कत होती है, आपको एस्केप का चांस नहीं मिलता, वार्निंग नहीं मिलती। और जब हमारा रेनफोर्समेंट फेल करता है तो उसमें एक वार्निंग मिलती है कि खिंचाव दिखेगा, आपको दिखेगा कि बेंड हो गई है, एक्सेसिव बेंडिंग हो गई है, लेकिन अभी फेल नहीं कर गया, एकदम पूरा कोलैप्स नहीं कर गया। इससे क्या आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर हमारा फेल कर गया, हमारे पास ये टाइम रहेगा कि हम एस्केप कर सकें। ठीक है, तो सेफ रहता है हमारे लिए। फिर अब आपको ये पॉइंट, जब हम तो स्ट्रेन डायग्राम बात, स्ट्रेस डायग्राम में आपको एक रेक्टेंगुलर पार्ट मिलता है। वो कहां तक मिलता है, जब हम कंप्रेशन में धीरे धीरे नीचे आते हैं न्यूट्रल एक्सिस तरफ, तो 0.002 स्ट्रेन तक, जिस सेक्शन में 0.002 स्ट्रेन आपको मिलेगा वहां तक आपको वेरिएशन कैसा मिलेगा स्ट्रेस डायग्राम का, रेक्टेंगुलर। उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस तक पैराबोलिक वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, हाँ, फिर आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको 0.45 FCK जो मिला, ये भी हम हमारा ये कोड ही बताता है कि FCK का हम 0.67 टाइम्स की स्ट्रेंथ हम मान के चलेंगे। जो भी FCK कंक्रीट का FCK जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिलती है हमको, उसका हम 0.67 टाइम्स ही मान के चलेंगे। और इसके ऊपर एक और हम 1.5 का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाएंगे, जिससे हमको क्या मिलता है 0.45
ठीक है। तो जब फेल कर रहा है, जब मैक्सिमम कंडीशन में आ रहा है कि इससे ज्यादा लिमिट, इससे ज्यादा लोड हमारा या स्ट्रेंथ इसमें नहीं बची है, वो कितना हम मान के चलते हैं कंक्रीट में 0.45 एफसी। ये सब टॉप लेयर की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि टॉप लेयर में सबसे ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है। जब हम टॉप लेयर को सेव कर लेंगे तो उसके नीचे जो लेयर, बाकी लेयर्स हैं, वो अपने आप सेफ रहेंगी। और टेंशन में हमको सिर्फ रेनफोर्समेंट को सेव करके चलना है। यहाँ पे स्ट्रेस कितना आता है? 0.87। ठीक। ये कहां से आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि एफ वाई जो है टी का, उसको हम 1.15 से डिवाइड कर रहे हैं 0.87, और ये भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, फिर हम हर कंडीशन में सेफ हो गए। चलो, ये भी कहां से मिलता है हमको? आईएस कोड के एजम्पशन की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं कि लिमिटिंग की जो वैल्यू मिलती है वो कैसे मिलती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेन डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और लिमिटिंग सेक्शन 0.002 0.0035। ठीक है, अब ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। डेप्थ कितनी है? यू लिमिटिंग। लिमिटिंग क्यों कर रहे हैं कि जब क्रिटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं? एक्सयू लिमिटिंग, वरना एक्सयू। टोटल डेप्थ होती है डी। टोटल डेप्थ कितनी होती है? डी। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ जिसे कहते हैं। तो बची हुई इतनी डेप्थ कितनी हो जाएगी? यू लिमिटिंग माइनस, सॉरी, डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग होगा। होगा डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देख, आपको उसमें दो ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, एक ऊपर ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, एक नीचे ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके एक्सयू की वैल्यू, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी एक ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है और एक ट्रायंगल ये मिल रहा है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके हम एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हम टॉप वाले जो ट्रायंगल उसकी बात करें, तो उसमें हम एक रिलेशन लिखते हैं 0.0035 डिवाइडेड बाई यू लिमिटिंग। ठीक है, ऐसे ही जब सिमिलरली हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो अब हमने इसमें क्या लिखा? ये स्ट्रेन की वैल्यू लिखी, तो हमको ये स्ट्रेन की वैल्यू लिखनी होगी। अब ये स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है लिमिटिंग सेक्शन के लिए? वो अभी हमने पढ़ा कि किसी कंडीशन में कम नहीं होनी चाहिए फेलियर पे 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ई एस प्लस 0.00। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये चीज। ठीक, अब यहाँ पे हमने स्ट्रेन लिखा था, यहाँ पे भी हम स्ट्रेन लिख लेते हैं 0.87 फाइव डिवाइडेड बाई ई एस प्लस 0.002 डिवाइडेड बाई एक्चुअल लिमिटिंग, इसकी जो हाइट है इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में क्या हाइट है? डी माइनस लिमिटिंग। यहाँ पे हमारे ले लेते हैं डी माइनस लिमिटिंग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलता है एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू। सॉल्व करके देखते हैं इसको। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग को ऊपर ले आते हैं, 0.0035 को नीचे ले जाते हैं। तो अब क्या मिलेगा? डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग ऑन एक्चुअल लिमिटिंग। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा? इसको भी साफ साफ सॉल्व कर लेते हैं। ईएस की वैल्यू आपको पता है, ईएस की वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं 0.87 एफ वाई अपॉन 2 × 10⁵ प्लस 0.00। ठीक है, अपॉन 0.0035। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम इसको सेपरेटली कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन यू लिमिटिंग माइनस
यू लिमिटिंग अपॉन एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है। इसको हम डी अपॉन एक्स यू लिमिटिंग माइनस एक्स यू लिमिटिंग बाई एक्स यू लिमिटिंग, जब इसको सॉल्व करेंगे फिर आपको वही मिल जाएगा, ठीक। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। और सिमिलरली हम इसमें क्या करते हैं, इसको भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, 2 इंटू 10⁵, यहाँ पे 0.87 एफ वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.002 में 2 इंटू 10⁵ का इंटू हो जाएगा। कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 10⁵ इंटू 0.002 कितना मिलेगा 400, तो प्लस 400। अब क्योंकि 2 इंटू 10⁵ डिनोमिनेटर में आया, ये नीचे आ जाएगा इसके साथ 0.0035 इंटू 0.0035 के साथ, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, डी अपॉन क्यू लिमिटिंग माइनस 1 इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई प्लस 400 अपॉन 2 इंटू 10⁵, कितना 2 इंटू 10⁵ इंटू 0.0035 आएगा कितना 700। अब ये माइनस और हम उस तरफ भेजते हैं, कितना मिलेगा, डी अपॉन क्यू लिमिटिंग इक्वल्स टू, इसको मान लीजिए हम यहीं पे हटा दें तो इधर आएगा प्लस 1। अब क्या होगा, 700 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और 700 प्लस इंटू 1 हो जाएगा प्लस 400 करके आ जाएगा 0.87 वाई प्लस 400 प्लस 700, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, एक्स यू लिमिटिंग, किसको हम क्या करें, अगर हम चाहें इसको पलट दें, कितना मिलेगा, क्यू लिमिटिंग इज इक्वल्स टू 700 अपॉन 700 प्लस 0.87 एफ वाई। अब इसको पलटे हैं तो मतलब नीचे डी है, डी इधर नीचे है तो उधर क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आपको क्या मिला, चलिए फॉर्मूला, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। की वैल्यू कितनी होगी, 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 इंटू डी। पूछते हैं कि एक्स लिमिटिंग डिपेंड किस पे करता है, तो एफ वाई पे और डी पे केवल, ठीक है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जो रेनफोर्समेंट यूज करते हैं अक्सर, क्या यूज करते हैं, Fe 250 और Fe 415 एंड Fe 500, ठीक है। जिसमें Fe के आगे जो लिखा है ये वैल्यू क्या होती है, यही होती है हमारे लिए, ठीक है। तो एक्चुअल लिमिटिंग के तीनों हम वैल्यू लिख सकते हैं, कितना, जब हम इसमें क्या करें 700 अपॉन 700 प्लस 0.87 कितनी है 250 डी। इसको जब सॉल्व करेंगे आपको कितना मिलेगा 0.5 डी। तो जब Fe 250 की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल लिमिटिंग कितना हो जाएगा 0.53 डी। ऐसे ही जब 415 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.4 डी। क्या है ये, एक्चुअल लिमिटिंग और Fe 415, ठीक है। ऐसे ही Fe 500 के लिए आपको मिलेगा एक्चुअल लिमिटिंग कितना 0.46 डी, ठीक है। ये वैल्यूज आपको अक्सर देखने को मिलती हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आप इस पे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अक्सर होता क्या है कि ये वैल्यूज इतनी यूज होती है कि ये तो याद रहती ये भूल जाता है, ये फॉर्मूला भूल जाता है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्या करता है एफ वाई अलग इन लोग से कुछ आपको देख, खाली इसको क्या करना है, खाली इसको देखना है कि आपको याद है नहीं फॉर्मूला, तो एफ वाई वैल्यू कुछ और दे दिया है इन तीनों के अलावा, तो आप क्या करेंगे उसमें पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा
ये तो हो गई स्ट्रेन डायग्राम की बात, ठीक है, ये हो गई स्ट्रेन डायग्राम की बात। अब बात करते हैं स्ट्रेन डायग्राम में एक चीज और देखते हैं हम कि जो ये हमको 0.002 मिल रहा है, ये टॉप से कितने डिस्टेंस पे है या न्यूट्रल से कितने डिस्टेंस पे, ये भी हमको पता होना चाहिए, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेन डायग्राम बना लेते हैं, एक स्ट्रेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब इसको एक नाम दे देते हैं, ए बी और सी। क्या है आपका न्यूट्रल एक्सिस, जहां से हमारा क्या हो रहा है कि कंप्रेशन स्ट्रेस चेंज हो रहा है टेंशन स्ट्रेस में। ठीक है, अब दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ये बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, इसमें हम रेशियो बात करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पे अगर लिखना चाहें BC अपॉन AC तो कितना होगा, BC अपॉन AC अगर लिखना चाहें दोनों ट्रायंगल में तो हम लिख सकते हैं, अगर BC के बराबर हम इसका स्ट्रेन लिखें 0.002 अपॉन AC के लिए क्या हो जाएगा 0.0035। ठीक है, 0.0035। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, BC और AC का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपका 20/35 4/7 4/7। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे AC क्या है, AC है आपका एक्सयू लिमिटिंग, अगर हम बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, AC आपका क्या है, एक्सयू लिमिटिंग, तो BC क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपको मिला क्या, BC इक्वल्स टू 4/9। ठीक है, तो मतलब क्या है कि BC है 4/7 ऑफ यू लिमिटिंग या फिर एक्सयू। ठीक है, और जब ये कितना मिल गया हमको, BC कितना 4/7 ऑफ यू, ये इतना कितना हो जाएगा, एक्सयू में से आप 4/7 एक्सयू माइनस कर दीजिए, एक्सयू माइनस 4/7 ऑफ यू, ये क्या हो जाएगा आपका AB, AB कितना मिल जाएगा आपको 3/7 ऑफ यू। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम 3/7 ऑफ यू। ठीक है, अब इस डायग्राम देखें अगर, तो 0.002 तक हमको क्या मिलता है, रेक्टेंगुलर डायग्राम, उसके बाद पैराबोलिक। ठीक है, यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि अब रेक्टेंगल की वजह से एक सी फोर्स लग रहा है, इसको हम C1 कह दें, एक सी फोर्स लग रहा है जिसको हम C1 कह दें, एक पैराबोलिक एरिया की वजह से फोर्स मिल रहा है, इसको हम C2 कह दें। ठीक है, अब इसका टॉप से जो डिस्टेंस कितना है y1, का टॉप से जो डिस्टेंस मिलेगा वो y2। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें, क्योंकि आप पैराबोलिक डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, तो पैराबोलिक का भी थोड़ा सा आपको समझते चलना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए रेक्टेंगुलर सेक्शन की, तो इसकी वजह से एक फोर्स मिल रहा है, वो कितना होता है, फोर्स कितना होता है इसका, जब हम WSM पढ़ रहे थे उसमें देखे होंगे,
विथ ऑफ सेक्शन, मान लीजिए C1 की बात करें, विथ ऑफ सेक्शन इंटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, ये आपको फोर्स मिलता था। ठीक, तो विद ऑफ सेक्शन मान जो रहेगा वो कितना रहेगा, बी। ठीक है, तो लिखते हैं अगर C1 की बात कर रहे हैं तो विद ऑफ सेक्शन हो गया बी, और एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम कितना है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आपको पता है कितनी रहती है, 0.45 के। ठीक है, टॉप की वैल्यू जितनी रहती है 0.45 के। ठीक है, और इसका एरिया निकालना है, तो ये हो गया 0.45 के, और ये डिस्टेंस अभी हमने निकाली है 3/7 ऑफ XU। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 3/7 ऑफ XU इंटू 0.45। ठीक है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं 0.45 FC के इंटू 3/7 ऑफ XU, सबको कितना मिलेगा 0.19, 0.19। हाँ, क्या बचा है FC के बी, ये आपको मिला C1, C1 की वैल्यू कितनी मिली 0.1928 FC के बी XU। C2 की बात करने से पहले हम एक थोड़ा सा पैराबोला समझ लेते हैं। अभी रेक्टेंगल है, उसमें हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया, तो आपको दो एरिया दिख रहा है, एक थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा सा छोटा एरिया मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा सा छोटा। ये साइड मान लीजिए A है, ये साइड मान लीजिए B है। ठीक है, तो एरिया का जो बड़ा सेक्शन रहेगा, जो बड़ा सेक्शन रहेगा उसका एरिया हो जाएगा 2/3 ऑफ AB, और जो स्मॉलर एरिया रहेगा वो कितना 1/3 ऑफ B। ठीक, बात करते हैं ये इसकी जो CG है, दोनों डायग्राम के अलग अलग CG मिल गई है हमको। ठीक है, तो इसकी CG हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये वाला, यही हमने यहाँ पे यूज किया है, यही हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इसके CG जहां से फोर्स लग रहा है उसको हम CG पे लगता है फोर्स, तो CG की डिस्टेंस कितनी है, टॉप से बात करेंगे तो 3/8 ऑफ इस साइड A, बची डिस्टेंस कितनी हो गई 5/8 ऑफ A। ठीक है, ये हमारे यूज का है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा अलग से समझा दिया गया। ठीक है, तो इसको अगर हम लिख लें यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, क्योंकि ये है 4/7, अब इसको हम A मान के चले, अगर ये A है, ये कितना हो जाएगा 3/8 ऑफ A, तो ये कितना हो जाएगा 5/8। ठीक, अब वही करते हैं, अब C2 निकालना जब होगा तो क्या करेंगे, जब C2 निकालना हमको क्या करेंगे, विथ ऑफ सेक्शन, विथ ऑफ सेक्शन इंटू स्ट्रेस एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, एरिया एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, तो विथ क्या है तो हमको पता है बी, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम लिख रहे हैं तो कितना होगा 2/3 ऑफ AB। ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ 0.45 FC के, यहाँ पे वही यहाँ बराबर है तो 0.45 FC के ए हो गया 0.45 ए हो गया। बी कितना हो गया, बी हो गया ये पूरा आपका, ये कितना है 4/7 ऑफ एक्स कितना है इंटू 4/7 ऑफ। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी C2 की, तो सॉल्व करते हैं। पॉइंट 714 ऑफ सी के बी। ठीक है, ये आपको मिला C2, और ये मिला था आपको C1 0.1928 0.19
जब सी की बात कर रहे हैं क्या करेंगे, सी इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। तो दोनों ऐड कर देते हैं, सी के बी XU प्लस 0.1714 बी, तो जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.36 ठीक है। तो ये यहाँ सबको मिलता है C इक्वल्स टू 0.36, एक सी फोर्स कॉमन फोर्स मिल रहा है दोनों एरिया के लिए, कितना 0.36 अब ये भी हमको जानना होगा कि टॉप इसकी डिस्टेंस क्यों है, कितनी है, क्यों, क्योंकि एक सी फोर्स इधर लग रहा है, एक टेंसाइल फोर्स, एक कंप्रेशन फोर्स इधर लग रहा है, तो टेंसाइल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दोनों के बीच के डिस्टेंस को पता करने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटाएंगे, ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस क्यों निकालना है, ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए होता है लीवर आर्म जेड इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे हम मोमेंट निकालने हैं हमको लीवर आर्म का यूज पड़ता है, इसलिए हमको ये डिस्टेंस भी निकालना जरूरी है कि सी फोर्स टॉप से कितने पे लग रहा है। हमको C1 का पता y1, C2 को पता है y2। C1 के लिए जैसे y1 कह रहे हैं तो C1 क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरिया जिसके CG पे लग रहा है, और इसका मतलब क्या है, इसके हाफ पे लग रहा है। टोटल जो इसकी ये हाइट है इसके हाफ पे, रेक्टेंगुलर के हाफ पे लगता है। ये डिस्टेंस कितनी है, जो y1 की बात कर रहे हैं, अब ये कितना होता है 3/7 ऑफ XU, तो इसके हाफ पे लग रहा है, तो y1 हम अगर लिखना चाहें तो y1 कितना है, हाफ ऑफ 3/7 ऑफ XU, ठीक है। यहाँ हमको y1 मिल जाएगा, y1 कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करें, 3/7 इंटू हाफ 3/14 XU, इसको मिल लेते हैं 3/14 ऑफ XU, ये हो गया हमारा y1। अब आती है बात y2 की, y2 की बात करते हैं, C2 जो लग रहा है y2 लग रहा है, ये डिस्टेंस अभी हमको पता है कितनी है, 3/7 ऑफ XU है, 3/7 ऑफ XU है, बाकी बची इतनी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल 4/7 XU है, और मान लीजिए यही A है क्योंकि A के बराबर है, तो ये A इतनी डिस्टेंस कितनी हमने लिखी है 3/8 ऑफ A, तो 3/8 ऑफ 4/7 ऑफ 4/7 XU, क्यों, हम क्या कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस है 3/8 A क्या है हमारे लिए यहाँ पे 4/7 XU, तो कितना जाएगा 3/8 to 4/7, ठीक है। तो जब हम y2 पूरा लिखें, y2 अगर हम पूरा लिखें कितना जाएगा, पहले तो टॉप की पूरी डिस्टेंस हम लिख लेंगे कितना 3/7 ऑफ XU, ये डिस्टेंस 3/8 A कितना है, A है हमारे लिए 4/7 ऑफ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना आ रहा है x/2 आएगा आपका 9/14, 9/14 ऑफ, ये हमारे क्या हो गया y2, y1 और y2 दोनों हमको मिल गया, ठीक। अब हमको निकालना y बार, y बार कैसे निकलेगा, y बार होगा y1 c1 y2 c2 अपॉन c1 प्लस c2, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करिए, y बार इक्वल टू y1 कितना है, y1 है 3/14 ऑफ XU, 14/XU, c1 है आपका 0.1714, c1 0.1928, 0.1928 ठीक है, प्लस y2 कितना है 9/14 ऑफ XU, 9/14 ऑफ XU, C2 कितना है 0.1714, C2 कहाँ गया 1714, ठीक है, 0.1714 ऑफ ठीक, ये हो गया ऊपर वाला, इसके नीचे लिखते हैं क्या हो जाएगा
1928 of ठीक है डी एक्स यू 1114 एफ सी के डी एक्स यू, ठीक है। तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा एफ सी के डी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 मतलब अब इसको अगर हम ड्रा करें तो हमको क्या मिलेगा, एक बीम है जिसमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट दी हुई है, ठीक है, जिसके लिए एक न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। स्ट्रेन डायग्राम की बात करें, ये आपको मिला स्ट्रेन डायग्राम 0.0035, सारी वैल्यू देखते हैं 0.002 0.002, ठीक। ये डिस्टेंस हो गई एक्स या फिर एक्स लिमिटिंग, और अगर ये डिस्टेंस आप लिखना चाहें तो 3/7 ऑफ 3/7 ऑफ एक्स यू, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई 4/7 ऑफ यू, ठीक। ऐसे ही अगर आपको स्ट्रेस डायग्राम देखना है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक फोर्स, अब हम एक फोर्स दिखा रहे हैं, इस पूरे डायग्राम के सीजी पे लग रहा है, जो सी कितना है 0.36 सी के डी यू, और यहाँ कितना स्ट्रेस है 0.45 के, और ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 0.42 एक्स यू, ठीक। इस एक्स यू को 0.42, और ये आपको टेंसाइल फोर्स मिल रहा है, इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस है जिसको हम क्या कहते हैं लीवर। कितना होगा टोटल डिस्टेंस हमारी, मान लीजिए कि कितनी होती है इफेक्टिव, हम स्मॉल डी से लिखते हैं, तो लीवर में कितना जाएगा डी माइनस 0.2 और, ठीक है। तो ये आपको ऐसे मिलता है, ये सब ये जो आपको 0.3 से एफ से ये सी कहाँ से आया, 0.42 एक्स कहाँ से आया, सब वैल्यूज आपको इस तरह आप मिलती है, ठीक है। आई होप सब जो भी डाउट रहे होंगे डायग्राम, बेसिक डायग्राम्स को लेके जब हम स्टार्ट करते हैं लेसन, तो जो दिक्कतें रहती हैं वो आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा भी कुछ दिक्कत हो, जिसको कोई ऐसे टॉपिक हो सिविल से, पूरा आरसीसी से नहीं, पूरे सिविल से ही आपको कुछ समझना हो तो बेशक आप उसको आराम से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। बाकी अगर आरसीसी आपको पढ़नी है, बीएमसी पूरा सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप सपोर्ट करिए अच्छे से, बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चीजें जब फ्री मिलती हैं तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम होती है, लेकिन जो बच्चे जिनको जरूरत है उनके लिए किया जा रहा है। बेशक आप अपने जो भी आपकी डिमांड्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और पैसे खर्च कर देने से कोई मतलब नहीं होता है, लोगों को लगता है कि पैसा खर्च किए तो अच्छी चीजें मिलेगी, लेकिन विश्वास रखिए आपको जो भी सब्जेक्ट कहेंगे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सपोर्ट करिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखिए, माता पिता की भी सेवा करते रहिए। चलिए आपका दिन शुभ हो।